मैं प्रोफेसर सुबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम आर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण से संबंधित थर्मल कन्वेक्शन करंट थियरी पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हम बता दें कि होम्स महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल पर्वतों के निर्माण की समस्या के निराकरण के लिए ही नहीं किया था, बल्कि उनका उद्देश्य बहुत बृहत था और ये धरातल पर विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियों की जटिल समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास इन्होंने किया। आर्थर होम्स का मानना था कि पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी बल पृथ्वी के अंदर से आना चाहिए। The force responsible for the mountain building must come from within the earth। और इस तरह से इन्होंने बताया कि पृथ्वी की संरचना 3 परतों से हुई है। सबसे ऊपरी परत जो ग्रेनाडायोराइट से बनी हुई है और जिसकी गहराई मोटाई 10 से 12 किलोमीटर। उसके नीचे दूसरी परत, मध्यवर्ती परत या मिडिल लेयर और इंटरमीडिएट लेयर, जिसकी रचना एम्फीबोलाइट से हुई है और 12 से 25 किलोमीटर। और सबसे नीचे निचली परत लोअर लेयर, जिसका निर्माण इक्लोजाइट से हुआ है। इसके लिए इन्होंने अंतरतम या सबस्ट्रेटम शब्द का प्रयोग किया। बाद में इन्होंने तीनों परतों को मिला के 2 मंडलों का निर्धारण किया। 2 layers or 2 zones, 1 crust जिसकी रचना अपर लेयर ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत यानी सबस्ट्रेटम के ऊपरी क्रिस्टलाइन भाग को मिलाकर हुई, जिसके लिए इन्होंने सिलिका और एल्युमिनियम की रचना मानी इसकी और बताया इसको सियाल, जिसे स्विस महोदय ने भी बताया था। और उसके नीचे दूसरी परत सबस्ट्रेटम की है, जिसकी रचना इक्लोजाइट से हुई है और जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अर्थात साइमा। फिर होम्स महोदय ने बताया कि तापीय संवहन तरंगों की उत्पत्ति अंतराल में सबस्ट्रेटम में ऊष्मा के द्वारा होती है। अब ये ऊष्मा जनित कैसे होती है? तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विघटन से ऊष्मा जनित होती है और उस ऊष्मा के द्वारा संवहन तरंगों का निर्माण होता है। होम्स ने बताया कि क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वितरण अधिक पाया जाता है और नीचे सबस्ट्रेटम में कम पाया जाता है। लेकिन अधिकतम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होते हुए भी क्रस्ट में अधिकतम ऊष्मा के जनन के होते हुए भी वहाँ ऊष्मा अधिक नहीं हो पाती है। There is no accumulation of heat in the crust in spite of the fact of maximum distribution of radioactive elements and maximum generation of heat therein। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रस्ट से ऊष्मा का सतत परिचालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन से लॉस होता जाता है, जबकि सबस्ट्रेटम में कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के बावजूद, ऊष्मा के कम जनन होने के बावजूद धीरे धीरे उसका संचयन होता जाता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अब सबस्ट्रेटम में इस तरह से कई केंद्रों पर ऊष्मा का जनन बहुत अधिक हो जाने से तापीय संवहनी तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये संवहनी तरंगें ऊपर की ओर अग्रसर होती हैं। संवहनी तरंगों की प्रबलता, सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में
क्रस्ट की थिकनेस कितनी है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्रस्ट की थिकनेस सबसे अधिक होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्रस्ट की थिकनेस कम होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबस्ट्रेटम में जो तापीय संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं। इनको कहते हैं असेंडिंग ऑन राइजिंग कॉलम ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में संवहनी तरंगें नीचे की ओर जाती हैं, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कन्वेक्शन करेंट्स और फॉलिंग कॉलम ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स। और इस तरह से जो ऊपर उठती हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये तापीय संवहनी तरंगें, वो क्रस्ट के नीचे पहुंचने पर उसे भेद नहीं पाती, तोड़ नहीं पाती, इसलिए दो विपरीत दिशाओं में ये संचरित होने लगती हैं। सो थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स आफ्टर रीचिंग द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट आर अनेबल टू ब्रेक थ्रू द क्रस्ट एंड देयरफॉर दे डाइवर्ज। जब ये डाइवर्ज करती हैं, अपसरित होती हैं विपरीत दिशाओं में, तो वहाँ तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है। टेंशनल फोर्सेस आर जनरेटेड। इस टेंशनल फोर्स के कारण क्रस्ट की मोटाई कम होती जाती है। देयर इज ए रेगुलर थिनिंग ऑफ क्रस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग कास्ड बाय डाइवर्जेंस ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। अंततः क्रस्ट टूट जाती है और ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो टूटे हुए भाग हैं वो कन्वेक्शन करेंट्स के द्वारा उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, जिस कारण इसके कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रारंभ होता है। और इनके बीच में जल के आ जाने से समुद्रों का निर्माण होता है और इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ टेथीज। इसी कारण जो है संवहनी तरंगों के उत्तर और दक्षिण जाने के कारण ये ब्लॉक जो है उत्तर की तरफ खिसक गया, जिसके बीच में समुद्र के बन जाने से टेथीस सागर का निर्माण हुआ, जिससे आगे चल कर के अल्पाइन और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था। होम्स ने यह भी बताया है कि महाद्वीपों के नीचे से उत्पन्न होने वाली संवहन तरंगें सागरी क्रस्ट के नीचे से उत्पन्न होने वाली संवहन तरंगों से अधिक प्रबल और सक्रिय होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अधिक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, जबकि उसकी तुलना में ओशनिक क्रस्ट के नीचे वो कम होते हैं। तो जब ये महाद्वीपीय भाग से और महासागरीय नितल से उठने वाली संवहन तरंगें आपस में महाद्वीपीय किनारों पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सहारे आपस में मिलती हैं, तो वहाँ कन्वर्जेंस होता है, वहाँ अभिसरण होता है, जिस कारण ये संवहनी तरंगें कन्वर्ज होकर के नीचे की ओर जाती हैं, यानी फॉलिंग कॉलम का निर्माण होता है। तो जब ये नीचे की ओर जाती हैं तो वहाँ संपीड़न उत्पन्न हो, संपीड़नात्मक बल, कंप्रेसिव फोर्सेस आर जनरेटेड, जिस कारण भूसन्नतियों का निर्माण होता है। सो नाउ जस्ट यू सी, जहाँ पर क्रस्ट के नीचे संवहनी तरंगे ऊपर उठती हुई संवहनी तरंगे विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं, वहाँ रप्चर फॉल्टिंग होती है, जिस कारण क्रस्ट दो भाग में टूट जाता है और समुद्रों का निर्माण होता है। जहाँ पर दो ये ऊपर उठती हुई विपरीत दिशाओं से आने वाली संवहन तरंगे आपस में मिल के कन्वर्ज करके नीचे की ओर जाती हैं, वहाँ संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है और भूसन्नतियों का निर्माण होता है। तो होम्स महोदय ने बताया कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में तीन अवस्थाएं होती हैं, एक लिथोजेंसिस, एक ओरोजेंसिस और लिप्टोजेंसिस। लिथोजेंसिस पर्वत निर्माण की प्रथम अवस्था है, जिसमें भूसन्नतियों का निर्माण होता है। भूसन्नतियों का निर्माण कैसे होता है? दो विपरीत दिशाओं से आने वाली तापीय संवहनी तरंगों के महाद्वीपीय किनारों पर
अभिसरित होकर कन्वर्ज होकर नीचे जाने के कारण उत्पन्न संपीड़न कंप्रेसिव फोर्स के कारण इनका निर्माण होता है। अब महाद्वीपीय भागों से अपर्दन के द्वारा प्राप्त पदार्थों का निक्षेपण जो है इन भूसन्निधियों में होता जाता है। अब यहाँ पर भूसन्निधियों के जो प्रथम अवस्था हुई लिथोजेनेसिस की, भूसन्निधि का निर्माण और उसमें लगातार पदार्थों का निक्षेपण, और पदार्थों के निक्षेपण सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण भार पड़ने से भूसन्निधि की तली नीचे धंसती जाती है। सो देयर इज़ आल्सो सबसिडेंस। तो फर्स्ट स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओरिजिन ऑफ जियोसिंक्लाइंस, सेडिमेंटेशन एंड सबसिडेंस। और इस अवस्था में राइजिंग कॉलम में अतितप्त संवहनी तरंगें ऊपर उठती हैं, जिससे इनमें गर्म पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं। जबकि भूसन्निधि की इस अवस्था में जहाँ पर दो संवहनी तरंगें मिलकर नीचे की ओर आती हैं, वहाँ पर शीतल पदार्थ जाता है, ठंडा पदार्थ जाता है। तो फॉलिंग कॉलम इज़ ए कोल्ड कॉलम एंड राइजिंग कॉलम इज़ ए हॉट कॉलम। नतीजा क्या होता है कि दूसरी अवस्था में आते आते ये जो अधिक घनत्व घनत्व बढ़ता जाता है और ये एम्फीबोलाइट इक्लोजाइट में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व होने के कारण ये और नीचे भूसन्निधि की तली धंसती जाती है और अधिक पदार्थों का उसमें निक्षेपण होता जाता है। और दूसरी अवस्था जो आती है ओरोजेनेसिस की, तो होम्स ने भी बताया कि संवहनी तरंगों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती हैं, दूसरी अवस्था में मध्यम गति से होती हैं और बाद में तीसरी अवस्था में ये डिक्लाइन करती जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तो ओरोजेनेसिस में 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली संवहनी तरंगों के अभिसरण होने से उत्पन्न संपीडनात्मक बल के कारण भूसन्निधि का मलबा वलित हो जाता है और वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब चूँकि अब नीचे जो है जहाँ से संवहनी तरंगें ऊपर उठ रही थीं सबस्ट्रेटम में, वहाँ ठंडा पदार्थ आ जाता है, तो उनकी गति मंद हो जाती है। इसको कहते हैं वाइनिंग स्टेज। और फॉलिंग कॉलम में गर्म पदार्थ आने लगता है, जिस कारण जो इक्लोजाइट जो है रूपांतरित होकर के एम्फीबोलाइट इक्लोजाइट हो गई थी, वो पिघल जाती है। जब वो पिघल जाती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण वो पदार्थ ऊपर की ओर उठता है और पुश करता है और पर्वतों में उत्थान पुनः मंद गति से प्रारंभ हो जाता है। ये है लिप्टोजेनेसिस। तो लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और लिप्टोजेनेसिस, ये तीनों अवस्थाएं निर्भर करती हैं पृथ्वी के अंतराल में उत्पन्न होने वाली तापीय संवहनीय तरंगों की गति और उनकी सक्रियता पर। जब तक राइजिंग कॉलम में गर्म पदार्थ ऊपर की ओर उठता है तब तक ये प्रबल होती हैं, लेकिन जैसे ही राइजिंग कॉलम में ठंडे पदार्थ जाने प्रारंभ हो जाते हैं और फॉलिंग कॉलम में गर्म पदार्थ आने लगता है, ये समाप्त हो जाती